हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, जो लोग भी यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, सबको वेलकम। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, कल के लेक्चर के अंदर अपन ने एंशियंट हिस्ट्री और जो रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर वगैरह वाले टॉपिक्स हैं, जैनिज्म, बुद्धिज़्म वगैरह, वो सारी चीज़ें देख ली थी, है ना। अब अभी अपन क्या करेंगे, तो वापस मैंने आपको बताया मंडे टू वेडनेसडे क्या करते हैं अपन, मंडे टू वेडनेसडे एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, जो कोई भी नया जुड़ रहा है उन सबके लिए। ठीक है, मंडे टू वेडनेसडे एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे अपन क्या करते हैं, थर्सडे टू सैटरडे जो है ज्योग्राफी को डील करते हैं अपन। समझ में आया? ठीक है, इस ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री का ही आर्ट एंड कल्चर लेते हैं। जो मिडिवल का आर्ट एंड कल्चर आएगा वो मिडिवल हिस्ट्री के साथ में करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ में इंटीग्रेट करके ही कर रहे हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी वाला पार्ट लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर भी अपन सबसे पहले किसको डील कर रहे हैं, तो क्लाइमेट को डील कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन किससे आते हैं, प्रीलिम्स में एक्चुअली प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आते हैं, क्लाइमेट से आते हैं। मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो ह्यूमन या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इनको वैसे तो इंटरनल डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अपन एक ही मान लेते हैं। तो ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से सबसे ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बार ये कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं, या तो आमिना मैम आपका जो है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट लेगी, या फिर मैं ही लूँगा, जो भी है देखते हैं जिस भी हिसाब से होता है ना। उसके अलावा आमिना मैम जो है नई एक सीरीज़ के साथ में आ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो जो कोई भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जिस किसी का भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, उनके लिए फ्री सीरीज़ है कम्प्लीटली। जितने भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी लाइव क्लासेज हैं, अभी भी जैसे ये क्लास लाइव चल रही है टेलीग्राम के ऊपर, है ना, तो वहाँ से कोई भी फ्री में ज्वाइन कर सकता है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए वो आ जाएगा। चलो, अब एक बार फटाफट से पिछला जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, है ना। क्लाइमेट के अंदर यहाँ पे अपन ने एटमॉस्फेयर वगैरह देख लिया था। ठीक है, ये सारा अपन ने एटमॉस्फेयर वगैरह देख लिया था। एटमॉस्फेयर के अंदर अपन ने देखा था भाई एटमॉस्फेयर किन चीज़ों का बना है, तो प्राइमरीली 3 चीज़ों का देखा था। ठीक है, उसके अलावा अपन ने जो है कौन कौन सी गैसेज हैं, तो वो सारी देख ली थी। फिर गैसेज कहाँ तक मिलती है वो देख लिया था। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि भाई ये जो रोल ऑफ वाटर वेपर है, जो अलग अलग गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट है, इन तीनों का क्या अलग अलग रोल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करा। तो ये डस्ट का रोल वगैरह, डस्ट कहाँ से आती है, सोर्स वगैरह क्या है, कंसंट्रेशन कहाँ पर है ना, रोल क्या है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका क्या एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें देख ली। गुड। फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर जो है दोनों क्लासिफिकेशन देख ली थी। टेम्परेचर के बेसिस पे कौन सी है और होमोजेनिटी के बेसिस पे कौन सी है ना। ठीक है, तो उसके बाद फिर टेम्परेचर के बेसिस के अंदर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी हो चुकी है। नॉर्मल लैप्स रेट अपन ने समझ लिया था। नॉर्मल लैप्स रेट एक बार वापस से बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलेशन ऑफ एयर, इसको अभी वैसे मेरे ख्याल से डील करेंगे। ठीक है, एक बार नॉर्मल लैप्स रेट बताया तो सर्कुलेशन ऑफ एयर वापस से आएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो उसका अंदर भी देखेंगे। चलो, आज के वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे मैं छोटे छोटे बनाता हूँ जो यूट्यूब के लिए है। ठीक है, तो उसको काट देता हूँ। लेक्चर थोड़े से लंबे चलते हैं, जो लाइव क्लास होती है वो थोड़ी सी लंबी चलती है, उसके बीच में ब्रेक वगैरह भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा चलता है। रिविजन वगैरह वाला सेशन भी होता है, आंसर राइटिंग वगैरह भी होता है। ठीक है, वो यूजुअली यूट्यूब के वीडियो के अंदर नहीं डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी लंबा हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाइव वाले जो है कुछ उन्होंने कुछ गोल्डन कैपिटल है उनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि भाई हाँ, वो लंबा हो जाता है, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट की अगर अपन बात करें तो ये क्या चीज़ होती है, जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, स्पेशली किसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं हाइट के साथ में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। दैट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। समझ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे अभी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस जैसा जो डायग्राम दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो नॉर्मल लैप्स रेट का क्या मतलब है बताओ भाई। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब ये, जैसे यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे कम टेम्परेचर है, ये हाइट है ना, तो हाइट ऊपर क्या हो रही, बढ़ रही है। गुड। अब इस तरफ कम होगा टेम्परेचर, इस तरफ ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल लैप्स रेट के केस में टेम्परेचर जो है सरफेस से लेकर के ऊपर की तरफ जो है, जैसे जैसे अपन हाइट में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। और कहाँ होता है ये, तो ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर के अलावा भी और कहीं होता है क्या, हाँ, मीजोस्फेयर में भी देखा था अपन ने, मीजोस्फेयर में भी होता है।
तो स्ट्रेटोस्फीयर में और थर्मोस्फीयर में और एग्जॉस्फीयर में क्यों नहीं होता है, इनके रीजंस भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अगर कोई भी नया वीडियो देख रहा है उसको अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, वो बहुत ज़्यादा अभी लिंक्ड नहीं है जो आज अपन पढ़ेंगे उसके साथ में। जो लिंक्ड है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके अलावा एक चीज़ और लिंक्ड आएगी यहाँ पे, सर्कुलेशन ऑफ एयर, लेकिन इसको तो अभी डिटेल में वैसे भी कवर करेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, देन नेक्स्ट अपन ने जो है नया चैप्टर शुरू कर दिया था। चैप्टर का नाम क्या है बताओ, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कितने एलिमेंट्स देखे थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स देख लिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं भाई, कौन कौन से एलिमेंट्स देखे थे अपन ने। वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर सबसे पहला जो अपन ने लॉजिकली चले थे, कुछ भी रटने की कोशिश करी थी क्या, नहीं करी थी। ठीक है, जहां तक हो सके नहीं रटना है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ऑलरेडी रिवर्स हो गई है ना, माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह और पता नहीं बतेरों अलग अलग चीज़ें होंगी। तो इनके अंदर ऑलरेडी अपने पास रटने के लिए बहुत कुछ है, कमी नहीं है। तो जहाँ तक नहीं रट सके वहाँ तक अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नहीं रटेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले कौन आता है, सूरज आता है। और सूरज से क्या चीज़ आती है, हीट या फिर इंसोलेशन आती है। हीट और इंसोलेशन, सूरज आ गया तो बाकी सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि हीट और इंसोलेशन से ही टेम्परेचर आता है। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजरेबल हीट। वो हीट जिसे मेजर किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। देन व्हाट एल्स, टेम्परेचर के साथ में क्या चीज आएगी, प्रेशर आएगा। अब ये टेम्परेचर के साथ में क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने देखा था अगर टेम्परेचर लैंड का, अगर टेम्परेचर सरफेस का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर के साथ में लो प्रेशर बनता है ना। और लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि जो विंड है, या फिर विंड नहीं बोलेंगे, जो एयर है, ठीक है, एयर जो है राइज अप कर रही है। क्या कर रही है, राइज अप कर रही है। समझ में आया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। अब लो, इसको लो प्रेशर क्यों नाम दे रहे हैं भाई, लॉजिक समझना है, रटना नहीं है। लो प्रेशर क्यों नाम दे रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग खड़े, ठीक है, या 3 लोग, अभी 3 लोग ही बना लेते हैं। एक जगह पे इतने से कमरे के अंदर 3 लोग खड़े हैं, तो प्रेशर कम है या ज्यादा है, एक दूसरे के ऊपर, कमरे के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। हाई प्रेशर हो गया ना, इतना सा कमरा है, देखो फुल पैक्ड है, ठीक है। वहीं जो है इसी कमरे के अंदर मान लो 1 पर्सन है, ठीक है, वो भी छोटा सा बच्चा है, तो अब प्रेशर ज्यादा है या कम है, कम है। तो यहाँ पे हवा खूब सारी इकट्ठी होगी, या फिर इकट्ठी हवा जो है ऊपर उठ जाएगी, तो प्रेशर किस केस में कम और ज्यादा होगा, जब हवा इकट्ठी होगी तब क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया, जब हवा ऊपर उठ जाएगी तब क्या होगा, कम होगा, तो लो प्रेशर बन गया। समझ में आया, कोई डाउट है, ठीक है, गुड। अच्छा, ऊपर ही क्यों उठ रही है, क्योंकि हवा जो है गर्म हो रही है ना। तो गर्म हवा क्या होगी, लाइट होगी, है ना, हल्की होगी ना, ठीक है, हल्की होती जाएगी गर्म हवा, ठीक है। और हल्की होने के साथ साथ में गर्म हवा जो है दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीचे तो गर्मी है ना। आपको तवे के ऊपर खड़ा कर दो तो आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ उछलोगे। समझ में आया, प्रैक्टिकली समझना, ऊपर की तरफ उछलोगे। ऐसा तो थोड़ी है कि भाई नीचे और तवे के और एकदम जो है सट के बैठोगे, या सट के उसके ऊपर के भाई नहीं मजा आ रहा है ना। ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करोगे। पॉपकॉर्न वगैरह अगर अपन लगाते हैं तो क्या होता है, पॉपकॉर्न ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज लो प्रेशर। समझ में आया, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या है, प्रेशर आ गया। प्रेशर के साथ में जो एक चीज आएगी, विंड। यहाँ पे अपन ने विंड, ड्राफ्ट, टर्बुलेंस, इन सब का कंसेप्ट समझ लिया था। और विंड का क्या मतलब होता है, मूविंग एयर, है ना। तो हॉरिजॉन्टली जो मूविंग एयर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। वो अभी वापस और डिटेल में और भी कुछ कुछ चीजें आएंगी इसकी, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है विंड, साथ में यहाँ पे मैंने ऑन शोर और ऑफ शोर विंड्स बताई थी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं बताई होगी। ये रहा देखो, ऑन शोर और ऑफ शोर विंड्स, ठीक है। तो ये ऑफशोर विंड्स, ऑफशोर विंड्स का क्या मतलब होता है, जो जमीन से अगर हवा पानी की तरफ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, ऑफशोर विंड्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो हवा है ये पानी कैरी करके नहीं जा रही है। वहीं वो हवा जो पानी कैरी करके जा रही है उसे क्या कहेंगे, ऑन शोर विंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑन शोर विंड्स कहेंगे। समझ में आया। और मॉनसून जो है, मॉनसून एक ऑन शोर विंड होती है या फिर ऑफ शोर विंड होती है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताओ। समझ में आया, गुड। फिर उसके बाद में हिंट देता हूँ, ट्रिक क्वेश्चन है। चलो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये समझ लिया। ह्यूमिडिटी के साथ में अगली चीज क्या आएगी, क्लाउड्स आएंगे, सिंपल सी बात है,
जब हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होगी तो वो ह्यूमिडिटी क्या करेगी, वो ह्यूमिडिटी जो है कंडेंस करेगी, अपने आप को इकट्ठा करेगी, ठीक है, और उसे ही अपन जो है क्लाउड फॉर्मेशन कहेंगे। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। जब बादल होंगे तो बादल के पीछे पीछे क्या चीज आती है, अगली चीज प्रेसिपिटेशन या फिर बारिश, और बारिश के अलग अलग रूप जिन्हें अपन प्रेसिपिटेशन कहेंगे, जैसे रेन स्लीट हेल और अलग अलग, ठीक है, जो भी ड्रिजल वगैरह, समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज प्रेसिपिटेशन। इतना समझ में आया, गुड। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो वहीं पे साथ में लिख देना, मैं जो है बीच बीच में रुक के चेक कर लूंगा। फिर अपन हीट के ऊपर आ गए थे। ये सारा हीट का अपन ने कंसेप्ट देख लिया था। देखो हीट के कंसेप्ट के अंदर है ना, जहाँ पे आप लोगों ने नोट्स बनाए या वीडियो वगैरह भी जिसने किसी ने देखा, जो भी करा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, ठीक है, इस जगह पर चीज लिखना प्लैंक्स लॉ, यहाँ पर लिखना एग्जैक्टली, ठीक है, प्लैंक्स लॉ। इसको प्लैंक्स लॉ कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे ये प्लैंक्स लॉ नहीं लिखा हुआ, बस बाकी कंसेप्ट समझा दिया है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को प्लैंक्स लॉ कहते हैं। प्लैंक्स लॉ का मतलब होता है कि भाई जो कोई भी बॉडी है जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो उसके अंदर हीट भी फिर ज़्यादा होगी और वो हीट रेडिएट भी ज़्यादा करेगी, और अगर ज़्यादा हीट रेडिएट करेगी तो उस ज़्यादा हीट की क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अपन ने कंसेप्ट देख लिया था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, समझ में आया, ठीक है। कंसेप्ट समझने के लिए पिछले वीडियो देखो, वो एक एक बार बार नहीं समझाऊंगा, जो रिलेटेड है उसे ही बताऊंगा। चलो, देन हीट एंड इंसुलेशन के ऊपर आ गए थे। ये पूरा प्रोसेस ऑफ हीटिंग एटमॉस्फेयर वगैरह देख लिया था। उसके बाद अपन ने शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन, सोर्सेज क्या हैं, ये हीटिंग वगैरह के सोर्सेज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्या कंसेप्ट है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन वगैरह क्या चीज़ होती है। कई बार छोटे छोटे जो है टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर तो पूछते ही हैं, वनडे एग्जाम्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती है, और कई बार प्रीलिम्स के अंदर भी ऐसा कुछ जो है छोटा मोटा कंसेप्ट किसी स्टेटमेंट के अंदर भी डाल सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो भाई, ठीक है, लेकिन जो है 3-4 अगर बड़े बड़े स्टेटमेंट देंगे तो उन 3-4 बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट हो सकता है कि इनमें से किसी से रिलेटेड हो, ठीक है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। फिर उसके बाद क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन अपन ने पढ़ लिए थे। शेप ऑफ अर्थ देख लिया था, टिल्ट ऑफ अर्थ देख लिया था, रेवोल्यूशन देख लिया था, रोटेशन देख लिया था, है ना, और ट्रांसपेरेंसी देख लिया था, कॉन्फिगरेशन लैंड जिसके अंदर आस्पेक्ट इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो आस्पेक्ट इफेक्ट देख लिया था। फिर हीटिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, तो हीटिंग और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे अपन ने समझ लिया था। ग्लोबल वार्मिंग क्यों अपने लिए अच्छी है वो अपन ने समझ लिया था, ग्लोबल वार्मिंग क्यों अपने लिए खराब है वो अपन ने समझ लिया था, समझ में आया, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट अपन हीट बजट के ऊपर आ गए थे। हीट बजट के अंदर अपन ने यहाँ पे देखो हीट बजट क्या होता है और वर्टिकल हीट शेयर क्या होता है, दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, है ना। ग्लोबल ये ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, एल्बिडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्री के अंदर, तो एल्बिडो भी देख लिया था, है ना, ठीक है। ये नहीं देखा था ऐसा लग रहा है, तो ये नहीं देखा हो, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये नेट हीट बजट है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस ये नेट हीट बजट ही रह गया है मेरे ख्याल से, है ना। और एल्बिडो की ये थोड़ी सी लास्ट लाइन रहेगी, ये इसको एक काम करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि फिर वो बाकी का लेक्चर बिगड़ जाएगा, तो इसको होल्ड करते हैं। ये अदर टॉपिक है, एक बार जो है बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लूँ, उसके बाद में फिर वापस इसके ऊपर आ जाएंगे, याद रखेंगे कि ये बाकी है, ठीक है। चलो टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई बताओ सबसे पहले व्हाट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना वहाँ पे अगर आप चैट वगैरह के अंदर लिख सको। इसके अंदर बस एक ही इशू है कि इसके साथ में लिखने का कहीं ऑप्शन नहीं है, फिर वो आप ग्रुप में अलग से लिखो, चलो कोई बात नहीं। टेम्परेचर क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मेजरेबल हीट होती है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब इस टेम्परेचर को अपन दो पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक या फिर पोटेंट हीट, समझ में आया। ये मतलब जो टेम्परेचर है वो तो स्पेसिफिक हीट से ही रिलेटेड है, पोटेंट हीट से ही रिलेटेड है। इसके अलावा एक हीट और होती है जिसे लेटेंट या फिर हिडन हीट कहते हैं। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, साइंस में आता है, साइंस का कंसेप्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, वन लाइन में समझ लो। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि जो एक टेम्परेचर नॉर्मल आप मेजरेबल हीट जो बढ़ रही है उसको जो है स्पेसिफिक हीट या फिर पोटेंट हीट बोलेंगे। जैसे कि एक पानी है,
है ना। उस पानी को आपने बीकर के अंदर रखा, ठीक है, बीकर नहीं बॉयलर के अंदर रखा, ठीक है। तो अगर आपने बॉयलर वगैरह जिसके भी अंदर अगर बर्तन के अंदर अगर उसको रखा, पानी को रखा, है ना, तो जब रखा तब मान लो उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मान लो, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ले लेते हैं। जब आपने नीचे हीट का सोर्स प्रोवाइड करा, ठीक है, जब आपने नीचे हीट का सोर्स प्रोवाइड करा तब क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग वगैरह होगी और हीटिंग की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ के 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 100 हो जाएगा। 100 के बाद क्या होगा, ये जादू है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। 100 तक समझ में आया या फिर 99 तक समझ में आया। 99 के ऊपर स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। 100 के ऊपर स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। और 100 के ऊपर स्टेट क्या होती है, गैस होती है। भाई ये कैसे हुआ, तो यहां पर जो 100 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है ना, दैट इज हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। समझ में आया, हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। इस हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट का मतलब ये होता है वो हीट जो कि एक किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर दे, लिक्विड से गैस कर दे, ठीक है, तो उसे हिडन या फिर लेटेंट हीट बोलते हैं। बाकी 10 से लेकर के 99, 10 से लेकर के 100 तक जो भी हीट थी वो सारी की सारी स्पेसिफिक या फिर पोटेंट हीट थी। समझ में आया, कोई भी डाउट है इसमें। नॉर्मल अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी हीट है, स्पेसिफिक या फिर पोटेंट हीट है। अगर स्टेट चेंज हो गई, समझ में आया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से प्लाज्मा हो गया, ठीक है, लिक्विड से मान लो सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो फिर वो क्या चीज हुई, वो जो चीज है वो चीज उसे अपन कहेंगे हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। समझ में आया, ठीक है, हिडन हीट, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज है, अब इस टेम्परेचर को क्यों पढ़ना है, क्या करेंगे टेम्परेचर पढ़ के, वैसे ही चीजें पढ़ने के लिए कम तो है नहीं अपने पास। टेम्परेचर को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर अपन को दो चीज़ें देता है, पहली चीज़ प्रेशर और दूसरी चीज़ ह्यूमिडिटी। ये इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है, देखो भाई, टेम्परेचर का और प्रेशर का जो रिलेशन है वो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, अगर सरफेस जो है वो गर्म होगा, है ना, सरफेस गर्म होगा तो अपन को कौन सा प्रेशर देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। और लो प्रेशर क्यों देखने को मिलेगा, तो ये पूरी कहानी अपन को समझ में आ गई। अब ह्यूमिडिटी का क्या कनेक्शन होता है, तो ये आपको समझना चाहिए कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हवा की, एयर की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, कैपेसिटी को बढ़ा देता है पानी के कैरी करने की। समझ में आया, ठीक है, पानी कैरी करने की, ह्यूमिडिटी कैरी करने की, वाटर वेपर कैरी करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो हवा है, इतनी ही हवा, लेट्स से कि 100 यूनिट्स ऑफ हवा, एयर, समझ में आया, एंड 100 यूनिट्स ऑफ हवा, एयर, ठीक है, इस हवा के अंदर जब विंटर है, जब टेम्परेचर कम है, तो मान लो कि भाई 10 यूनिट ही पानी आ सकता है, या 10 यूनिट से भी आप इसको बेहतर समझो तो 1% ही पानी आ सकता है। समझ में आया, और वहीं अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो 4% तक पानी आ सकता है। और ये 1 से 4% क्या है, ये 1 से 4% ही अपन को पानी देखने को मिलता है। ये कहाँ है, ये यहाँ नहीं है, ये अपन ने ह्यूमिडिटी वाले जब पार्ट, ह्यूमिडिटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे तब देखा था, है ना। तो ह्यूमिडिटी अपन को कितनी मिलती है, लेस देन 1% टू 4%, ठीक है, अपन को इतनी ही मिनिमम और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी मिलती है। 1% से थोड़ा बहुत कुछ कम और मैक्सिमम 4%। ये मैक्सिमम 4% कहाँ मिलेगी, जो इक्वेटोरियल एकदम जो ओशियन और उस वाले जो आइलैंड वगैरह वाले वो वाला जो रीजन है वहाँ पर, जहाँ पर फुल बारिश हो रही है, फुल पानी है, फुल जो है नमी वगैरह है, उस एरिया के अंदर भी 4% देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। समझ में, गुड। फिर क्या है, तो विंड्स और ड्राफ्ट्स, ये दोनों चीजें, विंड और ड्राफ्ट दोनों कंसेप्ट देख लिया था, एक बार वापस अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। हाउ मच रेन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी से ही पता पड़ेगा कितनी रेन होगी, कितना पानी होगा ये जरूरी नहीं है, कितनी कैपेसिटी होगी ये जरूरी है। समझ में आया, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म के अंदर जरूरी नहीं है। जैसे क्या मतलब, ये एयर है, अगर इस एयर के पास में मान लो कि ये नीचे ये सरफेस है, ठीक है, दिस इज सरफेस। अब अगर इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे ओशन है, यहाँ पर लेक है, और यहाँ पे कुछ भी माउंटेन्स वगैरह है, कुछ भी दूसरी चीज़ है, प्लेन्स हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, XYZ कुछ भी चीज़ है, समझ में आया, ठीक है। तो और यहाँ पर लेक या फिर ओशन है, तभी तो हीट की वजह से पानी कैरी होगा, ऊपर जाएगा ना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर लेक है ही नहीं, डेजर्ट है, सब तरफ डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है, डेजर्ट, कोई पानी का सोर्स नहीं है, ना लेक है, ना ओशियन है, ना नदी है, ना कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर भली हीट कितनी भी हो जाए, कितनी भी ज़्यादा हीट हो जाए, क्या हवा में पानी होगा, नहीं होगा। क्या कैपेसिटी होगी, बिल्कुल होगी, वो तो टेम्परेचर ने बना दी, लेकिन क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या एग्जैक्टली पानी होगा, नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है,
गुड। फिर उसके बाद क्या है, हाउ मच रेन वगैरह ये हो गया। और इन्हीं दोनों से, प्रेशर और रेन से ही अपन को क्या मिलते हैं, साइक्लोन्स और अदर वेदर फिनोमेनाज मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है, साइक्लोन्स का प्रेशर का क्या लेना देना है उसे समझेंगे। साइक्लोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एंटायर ज्योग्राफी। अगर पूरी ज्योग्राफी के अंदर मैं किसी चीज को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पॉइंट आउट करूँ ना, तो साइक्लोन्स और नंबर 2 पे वोल्केनोस, इनके ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं किसी चीज़ पे नहीं आते हैं। बाकी लोग पढ़ाते रहे 10 क्लासेस 20 क्लासेस एक टॉपिक के ऊपर, 30 क्लासेस दूसरे टॉपिक के ऊपर पढ़ाते रहे, कोई मतलब नहीं है उसका। कम पढ़ो, जो पढ़ो सही पढ़ो और उसका मल्टीपल बार रिवीजन करो। समझ में? ठीक है, गुड। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में जो टेम्परेचर है कुछ इस तरीके से चलता है। इस तरीके से चलने का मतलब है जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री सेल्सियस जो ट्रॉपिक्स हो गए, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां से टेम्परेचर जो है कम होता है इक्वेटर की तरफ और कम होता है पोल की तरफ। समझना है? अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कॉन्टिनेंटैलिटी और मैरीटाइम इफेक्ट काम करता है। कॉन्टिनेंटैलिटी और मैरीटाइम इफेक्ट के बारे में मैंने आपको सीए करंट अफेयर्स के अंदर तो बताया ही है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डीप, थोड़ा सा डीप में आएगा। ठीक है, तो उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको तब तक होल्ड करके रखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। समझ में आया? लैटिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के केस में अपन ने यहाँ पे जब वो पूरा ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर वगैरह पढ़ रहे थे तब क्या पढ़ा था, नॉर्मल लैप्स रेट। अभी आपको रिवीजन करवाया ना, नॉर्मल लैप्स रेट मतलब हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और इसे अपन क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये ट्रोपोस्फियर है, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है, ये क्या है, मीजोस्फियर है। मीजोस्फियर के अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, ट्रोपोस्फियर के अंदर, ठीक है। और मीजोस्फियर के अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। समझ में आया? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, क्लियर है? तो एल्टीट्यूड के साथ में क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। गुड। नेक्स्ट चीज होती है डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी से कितना ज्यादा डिस्टेंस है, यहीं पर कंसेप्ट आता है कॉन्टिनेंटैलिटी और मैरीटाइम का। तो अभी इसको समझेंगे 23.5 का क्या सीन है। लेट्स सी। ये डायग्राम वगैरह के ऊपर आने से पहले एक बार खुद का डायग्राम बनाते हैं और उसे समझते हैं। मान लो कि भाई ये एक मॉडल अपना वो है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऐसा एक कॉन्टिनेंट है और वो कुछ इस तरीके का ही दिखता है, ठीक है, मान लेते हैं। और कॉन्टिनेंट के पास में क्या है, ये सब क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या है, ये पानी है, ठीक है, ये सब पानी हो गया। गुड। अब अगर ये कॉन्टिनेंट बनाया तो इस कॉन्टिनेंट को जो है डिवाइड वगैरह भी करते हैं, है ना, क्योंकि हर चीज़ को अपन को कंपार्टमेंटलाइज करने की आदत है, तो इसको भी कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। यहाँ पे बीच में क्या बनाएंगे, सबसे बीचों बीच क्या चीज़ होगी, इक्वेटर होगा। तो ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। इक्वेटर के बाद में नेक्स्ट लाइन अपन किसकी बनाते हैं बताओ, नेक्स्ट लाइन अपन बनाते हैं ट्रॉपिक्स की, है ना। तो 23.5 डिग्री, यहाँ पर भी एक 23.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ ऐसे जा रहा होगा वो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री हो गया। फिर इस 23.5 डिग्री के ऊपर एक लाइन और बना लेते हैं, है ना, ये पोलर सब पोलर रीजन वाली लाइन होगी, तो इसको क्या कहेंगे, इसको 66.5 डिग्री कह लेंगे, ठीक है, आर्कटिक सर्कल वगैरह हो गया। ऐसे ही 66.5 डिग्री यहाँ पर भी होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। होप इतना समझ में आ गया, समझ में आया? गुड। ये कॉन्टिनेंट है, मॉडल कॉन्टिनेंट है। इसको अफ्रीका और अगर वो यूरोप को दोनों को जोड़ दो तो कुछ ऐसा कॉन्टिनेंट बनेगा, ठीक है। तो उन दोनों को जोड़ दिया, मान लो अफ्रीका हो गया और यूरोप हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद कुछ ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया। अब ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी ज्योग्राफी के अंदर ये कॉन्टिनेंट जगह जगह काम में आएगा। क्यों काम में आएगा? क्योंकि समझो, हीट सबसे ज़्यादा जो इंसुलेशन अपन ने देखा, तो सन कहाँ है, सन डायरेक्ट, जो पूरा अर्थ साइंसेस वगैरह वाला भी अपन ने पढ़ा ना, ठीक है, तो वो अर्थ साइंसेस के अंदर इसीलिए पढ़ा क्योंकि सन की डायरेक्ट रेड्स कहाँ पर आएगी। वैसे नहीं भी अगर किसी ने वीडियो देखा हो, वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि पीछे जाकर आप बाद में देख सकते हो, बट नहीं भी देखा हो तो यहाँ पे समझना बहुत ईजी है। सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पर आएगी, इक्वेटर के ऊपर आएगी। बच्चे को बताए, है ना, और बचपन से अपन सीखते हैं। और जो ऊपर की तरफ है वहां पर कैसी स्लांट रेज आएगी, ऊपर नीचे, है ना, स्लांट रेज आती है। तो इक्वेटर के ऊपर तो सबसे ज्यादा हीट आई, गुड, ठीक है, समझ में आया। लेकिन इक्वेटर के ऊपर हीट के साथ में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी समझना है कि इक्वेटर के ऊपर पानी भी ज्यादा है ना। वर्ल्ड मैप को अगर आप देखोगे तो उस वर्ल्ड मैप के अंदर आपको क्या दिखेगा, ये तो एक मॉडल डायग्राम हो गया। वर्ल्ड मैप के अंदर आपको क्या दिखेगा कि इक्वेटर के ऊपर ही ज्यादातर जो है लैंड मास है ना। इक्वेटर की साइड में और इक्वेटर के नीचे बहुत ज्यादा लैंड मास नहीं है। जितना भी लैंड मास है, मैक्सिमम लैंड मास ऊपर ही है, नीचे बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर उसके पास में बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर पास में बहुत ज्यादा नहीं है तो
उसकी जगह क्या होगा भाई? अगर लैंड नहीं है तो क्या होगा? पानी होगा। और अगर पानी होगा तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगी। बिल्कुल लॉजिकली चलेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं। लैंड नहीं है तो क्या होगा? पानी होगा। पानी होगा तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगी। और ह्यूमिडिटी के होने के साथ में अभी अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर मिल रहा है। देखो इधर टेम्परेचर मिल रहा है, डायरेक्ट इंसोलेशन मिल रहा है, पानी है, ह्यूमिडिटी है, तो क्या चीज मिलेगी? क्लाउड्स मिलेंगे। समझ में आया? और क्लाउड्स के साथ में रेन्स मिलेगी। तो रेन्स का कंसेप्ट तो आएगा, यहाँ पर क्लाउड्स मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर क्लाउड्स वगैरह मिलने की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर जो है वापस से रेगुलेट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और जो इंसोलेशन है, तो इंसोलेशन एल्बिडो, और उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई इंसोलेशन आएगा और क्लाउड से टकरा के वापस चला जाएगा। हीट बजट वगैरह उसके अंदर बेसिक मैंने आपको बताया था, है ना। एल्बिडो है, हर सरफेस का अलग अलग एल्बिडो है, आइस का है, इसका है, उसका, सबका अलग अलग एल्बिडो है। एल्बिडो का मतलब पावर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट या फिर इंसोलेशन। समझ में आया? तो क्योंकि क्लाउड्स का भी एल्बिडो है, तो ऊपर से जो है धूप आएगी, यहीं से वापस चली जाएगी। क्या नीचे आई है? इस एरिया में आई है? नहीं आई है। समझ में आया? तो टेम्परेचर जो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो यहां पर हो गया। क्या ट्रॉपिक्स में ऐसा कुछ हो रहा है? ट्रॉपिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर लैंड मास खूब है, लैंड मास की कोई कमी नहीं है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखो मैप के अंदर, ठीक है, एटलस के अंदर, मैप के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखो, लैंड मास की कोई कमी नहीं है, भरा पड़ा है लैंड मास। और जब लैंड मास भरा पड़ा होगा तो क्या बादल बहुत ज्यादा होंगे? बादल बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ये एक बात है, समझ में। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है क्वालिटी का। किसका कंसेप्ट आता है? क्वालिटी का कंसेप्ट। दिस इज बिट ट्रिकी, इसको आराम से समझना। क्वालिटी के कंसेप्ट को अपन, क्वालिटी के कंसेप्ट में क्या होता है? वाटर और लैंड, इनकी एक क्वालिटी या फिर प्रॉपर्टी होती है ना। ठीक है, क्वालिटी या फिर प्रॉपर्टी होती है। गुड। अब वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये थोड़ा सा जो है सेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है इसकी। कैसी पर्सनैलिटी होती है? सेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है। और लैंड की क्या क्वालिटी होती है? लैंड की जो थोड़ी है गुंडे टाइप की, थोड़ी सी डॉन टाइप की पर्सनैलिटी होती है। समझ में आप? अब यही सेंट और डॉन से ही समझ लेना। सेंट पर्सनैलिटी क्या है? जल्दी उसको गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर गुस्सा आएगा तो जल्दी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। डॉन को जल्दी गुस्सा आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर आएगा तो जल्दी खत्म होगा क्या? बिल्कुल होगा। मर्डर करा, खत्म हो गया। समझ में आया? तो वाटर की क्वालिटी क्या हुई? वाटर की क्वालिटी ये हुई कि ये हीट जो है वो धीरे धीरे करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी हीटअप नहीं होती है। दूसरी बात, जो हीट रिलीज भी करती है, जो वापस ठंडी भी होती है, तो वो भी धीरे धीरे होती है। समझ में आया? वो भी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ठंडी हो गई। ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर एक और आती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट यहीं पे बता देता हूँ। तीसरी बात ये है कि इसी वजह से, इन दोनों क्वालिटीज की वजह से, इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों क्वालिटी की वजह से जो रेंज होती है टेम्परेचर की, वो थोड़ी सी कम होती है। समझ में आया? जैसे कि अगर गर्म होगी तो गर्म होकर कितना टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे मान लो कि भी अभी जो पानी है, पानी का अभी जो ओशियंस हो गए, लेक्स वगैरह हो गए, मान लो अभी पानी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गर्म हो जाएगा। फुल गर्म होने के बाद कितना टेम्परेचर होगा? मैक्सिमम हो जाएगा 25 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो बहुत ज़्यादा ठंडा होकर भी 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसीलिए जो पानी के अंदर, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट वगैरह पूरे के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पानी के अंदर अपन को जो एनिमल्स मिलेंगे उनके पास बहुत ज़्यादा फर या फिर बाल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मैक्सिमम के तो होते ही नहीं है। फिशेस के बहुत कम होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे मूंछ वगैरह हल्की फुल्की होती है, बहुत कम होते हैं। समझ में आया? जो बाकी भी एक्वाटिक मैमल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर उनके जो फर वगैरह होते हैं, बाल होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं, है ना। शार्क्स हो गई, वेल्स हो गई, इनके बाल तो दिखते ही नहीं, अपन को होते ही नहीं। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे फर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर कम ज़्यादा हो तो फिर अपन को बालों की ज़रूरत है। ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? ये तो एक टेम्परेचर रेंज का हो गया पानी के अंदर, है ना। इसीलिए कोरल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एनवायरनमेंट की क्लासेस के अंदर बताया था कि इसीलिए कोरल्स और बाकी की भी जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितनी भी एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, उनके अंदर ये कैपेसिटी, टेम्परेचर वगैरह वेरिएशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि कभी टेम्परेचर ज़्यादा देखा ही नहीं है। अपन ने तो देखा है एक दिन के अंदर 10 डिग्री 15 डिग्री, रूम के अंदर बैठे होते हैं तो 18 डिग्री, रूम से बाहर जाते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री। इतना अपन खाली एक ही दिन में, एक ही घंटे में अपन इतना ज़्यादा रेंज, इतना ज़्यादा वेरिएशन देख लेते हैं। इन लोगों ने कभी नहीं देखा।
तो इसीलिए अगर थोड़ा भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह होगा, करंट अफेयर्स का कंसेप्ट है, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे डाई होने लग जाएंगे और उसी डाई को अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, गुड, ये तो बता दिया। लैंड के अंदर क्या चीज़ होती है, लैंड के अंदर अभी मैंने आपको बताया जल्दी हीटअप होगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना, और बहुत जल्दी जो अपनी हीट है उसे रिलीज भी कर देगा। जितना जल्दी गर्म हुआ उतना जल्दी हीट को रिलीज भी कर देगा। समझ में आया? ठीक है, तो सेंट कौन है, सेंट वाटर है, और डॉन कौन है, डॉन लैंड है। समझ में आया? ठीक है, गुड। अब इसी कंसेप्ट को इस जो अपना कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर लगाकर देखते हैं। यहां से खूब सारी हीट आ रही है, लेकिन इक्वेटर का क्या सीन है वो अपन ने समझ लिया। अब ट्रॉपिक्स के अंदर तो वो सीन आ नहीं रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इंटरनल जो लैंड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। इसे ही अपन क्या कहेंगे, इसे ही अपन कॉन्टिनेंटैलिटी कहेंगे, बस। तो फिर मैरीटाइम इफेक्ट क्या होता है, मैरीटाइम इफेक्ट इसी का उल्टा पानी के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर क्या चीज होगी, जहां पर पानी जो है बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, जब गर्म होगा तो बहुत आराम से जो है थोड़ा आराम से ठंडा होगा। समझ में आया? ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, इस चीज को भी याद रखना। लैंड के अंदर जो है, लैंड के अंदर जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, गुड। ठीक है, यहां पर भी यही चीज देखने को मिलेगी अपन को, है ना, यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर मैरीटाइम देखने को मिलेगा। तो ये मैरीटाइम कंसेप्ट हो गया, और ये जो है अपना उसका कॉन्टिनेंटैलिटी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या? ठीक है, ये सब बता दिया मैंने आपको। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर लैंड में ज़्यादा होगा, सी में कम होगा। यहाँ पे ये देखो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यही देखा ना, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर रेंज। ठीक है, गुड। मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट का क्या मतलब, वो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज अभी देखेंगे। चलो बताओ, इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं? ठीक है, चलो अब इसके नोट्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे अगर आपको टाइम चाहिए हो तो वैसे अभी बीच में एक 5-6 मिनट का एक बड़ा ब्रेक दे दूंगा, वहाँ पे एक बार वापस से इसको रिव्यू करना है ना। और जो कोई भी उस पर देख रहा है, यूट्यूब वगैरह पे देख रहा है, वो तो इसको पॉज करके देख सकता है, कोई, है ना। बाकी इतना थोड़ा बहुत यहाँ तक डील करेंगे, फिर एक बार एक, ठीक है। चलो, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी या फिर प्रॉपर्टी, ये दोनों चीजें अपन ने देख ली। इसके अंदर आई डोंट थिंक कुछ और डाउट है। ठीक है, गुड। रिजल्ट अपन ने देख लिया कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो लैंड के ऊपर ज्यादा होगा, जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, सी के ऊपर कम होगा। मॉडरेटिंग इफेक्ट क्या चीज होती है भाई? मॉडरेटिंग इफेक्ट जब कोई भी चीज नॉर्मलाइज होगी, समझ में आया, जब नॉर्मल रहेगी, मॉडरेट रहेगी, एक्सट्रीम नहीं होगा। एक चीज होती है एक्सट्रीम, है ना, और एक चीज होती है मॉडरेट, है ना, एक्सट्रीम एंड मॉडरेट। तो एक्सट्रीम और मॉडरेट, एक्सट्रीम का क्या मतलब हुआ, जो लैंड पर अपन को देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, है ना, ठीक है। और मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेट जो अपन को कहां पर, ओशियंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देयरफॉर प्लेसेस क्लोज टू सी, क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी, यही देख रहे थे ना, शुरू तो यहीं से करा था, डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना। तो जो भी प्लेसेस पानी के पास में है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी इज क्लोज, ठीक है, देन व्हाट वुड हैपन, देन मॉडरेट टेम्परेचर होगा वहां पर। समझ में आया? ठीक है। और इस मॉडरेट टेम्परेचर के पीछे रीजन क्या है, सी ब्रीज होता है। और सी ब्रीज के अलावा इसके साथ में एक कंसेप्ट लैंड ब्रीज का भी होता है। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट अलग से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, किसके अंदर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अंदर। समझ में आया? अब ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कंसेप्ट में क्या होता है, इसको देखते हैं। तो लेट से ये लैंड है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कैसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर पानी है,
ठीक है, ये पूरा पानी हो गया, गुड, ये सब पानी हो गया, और यहाँ पर ये लैंड हो गया, है ना। अब क्या चीज़ होगी, मैंने आपको क्या बताया, जमीन के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे, जैसे ही दिन में, है ना, जब धूप होगी तब क्या होगा, तब ये जो है जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे गर्म हो गया, ठीक है, गुड, मान लो इसको ये गर्म हो गया। क्या पानी गर्म होगा? नहीं, क्यों, मैंने आपको बताया कि पानी अभी तक इसको टाइम लगेगा गर्म होने में, धीरे धीरे गर्म होगा। तो जब तक शाम होगी तब तक ये पूरा गर्म होगा, या जब तक अच्छा खासा दिन हो जाएगा, जब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा 5-6 बज जाएगी, दिन से भी ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएंगे अपन, ठीक है, शाम ही मान लो आप, तब तक ये गर्म होगा। और वहीं लैंड कहाँ गर्म होगा, लैंड जो है 1-2 बजे तक गर्म हो जाएगा अच्छी खासी तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम हीट 12 बजे तक अपन को मिलेगी, और उसके बाद जो है फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ये गर्म हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पर लैंड 1-2 बजे तक गर्म हो गया, पानी जो है वो पानी अभी भी ठंडा है। तो पानी अगर ठंडा है तो वापस से प्रेशर काम करेगा, और प्रेशर कैसे काम करेगा, जब भी नीचे सरफेस गर्म होगा तो ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि जो हवा है ऊपर की, जो सरफेस के ऊपर जो एयर है वो क्या करेगी, विल टेंड टू राइज अप, समझ में आया, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हवा थी, ठीक है, यहीं पर वो कंसेप्ट काम में आता है, यहाँ पर जो हवा थी, ये हवा अगर ऊपर चली गई इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर हवा बचेगी क्या, नहीं बचेगी। तो क्या होगा, हम सब जो है, हमको सांस लेना बंद हो जाएगा, हम सब वैक्यूम के अंदर रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन कम है ना, इंडिया के मुकाबले। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर पॉपुलेशन कम है, ठीक है, जगह ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, समझ में आया, ठीक है, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, माइग्रेशन करते हैं ना। तो इसी तरीके से दूसरी एयर भी माइग्रेट करेगी, और दूसरी एयर यहाँ पे फिलअप होगी, समझ में आया। और वो फिलअप होने के, उस फिलअप होने के अंदर ही अपन लो प्रेशर की प्रॉपर्टी देखेंगे। लो प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वर्टिकली तो एयर जो है वो राइज अप करती है, क्या करती है, राइज अप करती है, समझ में आया। और हॉरिजॉन्टली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो है सक्शन होता है, क्या होता है, सक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको स्प्रेडिंग भी कह सकते हो, है ना, स्प्रेडिंग भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि एयर जो है हर डायरेक्शन के अंदर भागेगी, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ही जाएगी। तो स्प्रेडिंग और सक्शन, ये दोनों चीजें हो गई, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, गुड। तो अब यहाँ पर जो हवा आएगी, वो हवा कहाँ से आएगी, गेस मारो भाई। यहाँ की हवा तो ऊपर चली गई भाई, इधर जो हवा थी वो तो ऊपर चली गई, वो इस जगह पर आ गई। तो यहाँ पर कहाँ से हवा आएगी, साइड्स में ऐसे आएगी, और ये साइड की हवा इस जगह से ही आएगी ना, समझ में, या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी। इधर से जो हवा आएगी वो गर्म होगी या ठंडी, ठंडी होगी, कोल्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सा प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। और हाई प्रेशर किसके साथ में, कोल्ड टेम्परेचर के साथ में, कूलर टेम्परेचर के साथ में, क्योंकि यहाँ का पानी अभी भी ठंडा है, समझ में। अब ये समझना कि ये जो हॉट और कोल्ड बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वैसे तो हॉट है ही नहीं, ठीक है, वार्म है, हॉट नहीं वार्म है ना। तो ये जो वार्म एंड कोल्ड बता रहा हूं, ये भी रिलेटिव टर्म्स में है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, क्लाइमेट के अंदर जितना भी हॉट, कोल्ड, वार्म, कूल, ये वो जो भी पढ़ेंगे अपन, समझ में आया, इंसोलेशन कम, इंसोलेशन ज्यादा, ये जितनी भी चीजें, प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सारी की सारी चीजें रिलेटिव टर्म्स के अंदर होगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होगी। रिलेटिव टर्म्स का ये मतलब है, अगर यहाँ पे लो प्रेशर, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर मान लो कितना होगा, मान लो भाई ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि कोस्टल रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो होता नहीं है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं पे पानी में कितना टेम्परेचर होगा, ज्यादा मतलब कम से कम भी 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। तो ऐसा आप कहोगे कि भाई यार 5 डिग्री तो है, कोई बहुत ज़्यादा कूल और बहुत ज़्यादा हॉट, तो ये दोनों ही नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे के मुकाबले 25 डिग्री से 20 डिग्री कम होता है और 20 डिग्री से 25 डिग्री ज़्यादा होता है, समझ में आया, ठीक है, ये सिंपल है, गुड। फिर क्या चीज़ है, फिर आगे यहीं पर जो है, ये चलो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का कंसेप्ट। अब लैंड ब्रीज, ये तो सी ब्रीज हो गया, इसे क्या कहेंगे, सी ब्रीज, है ना। कब हो रहा है ये सी ब्रीज, सी ब्रीज कब हो रहा है, दिन में हो रहा है ना, ठीक है। तो दिन में अपन को क्या देखने को मिल रहा है, दिन में अपन को सी ब्रीज देखने को मिल रही है। तो रात में क्या होगा, रात में इसी का उल्टा कंसेप्ट हो जाएगा ना। रात के अंदर जो लैंड है, ठीक है, लेट से कि ये लैंड है ना, ठीक है, और इस लैंड के अंदर ये पानी हो गया, है ना। अब रात तक में क्या चीज हुई है, रात तक में पानी गर्म हो गया है, और चूंकि मैंने आपको लैंड की प्रॉपर्टी बताई, लैंड जैसे ही शाम होने लगेगी वापस से लैंड फटाफट ठंडा होने लग जाएगा, है ना।
तो लैंड क्या होगा, यहाँ पे ठंडा हो गया, तो लैंड का पानी, लैंड की हवा जो है वो इस तरफ जाएगी और इसकी हवा ऊपर उठेगी, और इसी कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। समझ में आया? तो ये हो गया लैंड ब्रीज एंड ये हो गया सी ब्रीज। डे लैंड हीट्स अप सी स्टिल वगैरह ये सब चीज़ें, देखो ये सब मैंने बता दिया आपको, ये पूरा पूरा आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एयर मास सर्कुलेशन। एयर मास सर्कुलेशन से पहले ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, इसको डाइजेस्ट कर लो भी, थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में टाइम देता हूँ ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर लो एक साथ, फिर ऐसे नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट है एयर मास सर्कुलेशन का। एयर मास सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, वापस से इनको तो देखेंगे नहीं अपन, तो नया खुद का बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो लेट्स से कि भाई ये जो है एक रीजन है, ठीक है, यहाँ पर वापस से पानी बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इधर पानी अपन ने बना लिया, ये पानी के पास में यहाँ पर अपन ने मुंबई वगैरह कोई भी शहर बना लिया, यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग हो गई, गुड। अब क्या चीज़ है, अब एक एयर मास एक चीज़ होती है। एयर मास का मतलब होता है पैकेट ऑफ एयर, एक बहुत बड़ा पैकेट होता है एयर का, समझ में आया? ठीक है, उस पैकेट ऑफ एयर के अंदर क्या होगा, उस पैकेट ऑफ एयर के अंदर होमोजेनिटी होगी। क्या होगा, होमोजेनिटी होगी। और होमोजेनिटी का क्या मतलब है, होमोजेनिटी का मतलब है कि यहाँ पर रिलेटिवली जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, जो ह्यूमिडिटी है और बाकी के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नियरली इक्वल होगी। समझ में, नियरली इक्वल, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो पूरा का पूरा जो पैकेट ऑफ एयर है वो एक जैसा होगा और बहुत बड़ा होगा। ये पैकेट ऑफ एयर बहुत बड़ा होगा, नियरली पूरा का पूरा ट्रोपोस्फियर कवर कर रहा होगा, समझ में, हाइट के अंदर। ठीक है, और जो विड्थ है या फिर जो लेंथ वगैरह, इन सब डिमेंशंस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि भाई छोटा मोटा 1-2 मीटर का होगा। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के होंगे, समझ में। तो बहुत बड़ा एक पैकेट ऑफ एयर हो गया। अब ये पैकेट ऑफ एयर पानी के ऊपर है तो कैसा होगा भाई, कलर से ही समझ में आ रहा है, ठंडा होगा, है ना, ब्लू कूल अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कूल पैकेट ऑफ एयर होगा या फिर कोल्ड पैकेट ऑफ एयर होगा या फिर ठंडा पैकेट ऑफ एयर होगा। और यही जब जो है पैकेट ऊपर इस तरफ आएगा, कहाँ पर आएगा, लैंड के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर अभी तो जैसा भी टेम्परेचर है उसको मान लो कि भाई ये न्यूट्रल जोन है। ठीक है, इसका टेम्परेचर अभी के लिए भूल जाओ। तो इस टेम्परेचर को ये क्या कर देगा, यहाँ पर भी ठंड कर देगा ना। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये इस तरफ से ये यहाँ से यहाँ आएगा, इधर का टेम्परेचर भी कूल हो जाएगा या फिर कोल्ड हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, या फिर कोल्ड हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अपन क्या देख रहे हैं भाई, डिस्कस क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर के जो भी फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, उसी को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एयर मास सर्कुलेशन में क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पर गर्म टेम्परेचर भी होता और इधर से कूल पैकेट ऑफ एयर आया तो वापस टेम्परेचर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो एयर मास सर्कुलेशन जिधर से भी जिधर जा रहे हैं उस रीजन का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, समझ में आया? तो वार्म और कोल्ड लार्ज वाइड पैकेट्स ऑफ एयर, ठीक है, इट पिक्स अप टेम्परेचर ऑफ द रीजन, कैन बी कोल्ड कैन बी हॉट, समझ में आया? और नेक्स्ट चीज आ जाती है ओशन करंट्स। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर कोई डाउट है? चलो तो ओशन करंट्स देखते हैं। अब ओशन करंट्स भी यहीं से पढ़ेंगे, है ना, इतनी मेहनत से टाइम पास करा, यहीं से पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे इंसुलेशन डायरेक्ट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? भाई रिलेटिव टर्म्स में बता रहा हूँ, पोल के मुकाबले, पोल के मुकाबले तो इस तरफ ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि भी ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्म पानी है, टेम्परेचर ज़्यादा के साथ में गर्म पानी है। और वहीं पोल के अंदर दूसरा पोल से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे इतना इंसुलेशन वगैरह डायरेक्टली पड़ नहीं रहा है, ठंड है, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, यहाँ पर पानी भी ठंडा होगा। अब क्या होता है कि अपन को पानी के अंदर, ओशियंस के अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड मूवमेंट है एंड दिस मूवमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
अगर क्लाइमेट वगैरह वोल्केनो वगैरह, या फिर मेरे ख्याल से तो वोल्केनो से भी अगर आप ज़्यादा इसको लिख सकते हो, तो ओशियनोग्राफी और ये जो ओशन वाले कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री का कुछ भी आप उठाकर देखो, पेपर उठाकर देखो, ठीक है, कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 4-5 बार ओशन करेंट्स के ऊपर सवाल पूछ चुके हैं, मतलब सवाल के अंदर कहीं ना कहीं ओशन करेंट्स को डाल चुके हैं। अब ओशन करेंट्स क्या चीज़ होती है? ओशन करेंट्स एक मूवमेंट होता है, सेट मूवमेंट होता है। ओशनोग्राफी में डिटेल में समझेंगे, अभी एक बिल्कुल हिंट ले रहे हैं कि एक सेट मूवमेंट होता है पानी के, जो ओशन है उसके सरफेस का, समझ में आया? तो सरफेस का मूवमेंट है और बहुत बड़ा मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि भाई हल्का फुल्का 1-2 इंच हिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक जगह से खिसक के बहुत दूसरी जगह तक जा रहा है, हज़ारों किलोमीटर दूर जा रहा है। अब ये जो ठंडा पानी, ये ठंडा पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना? ऊपर कुछ नहीं है, खत्म है, धरती खत्म हो गई, तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये अगर ठंडा पानी मान लो इस तरफ आया, और यहाँ पे अगर कोई सिटी है, एग्जैक्टली इस जगह पर अगर कोई सिटी है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर वापस से लैंड ब्रीज, सी ब्रीज काम करेगी। जितना ज़्यादा ठंडा पानी उतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, समझ में आप? और ये जो हॉट वाला है, समझ में, अब मान लो, ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसा मूवमेंट नहीं है, लेकिन मान लो कि भाई ये इस जगह जा रहा है और यहाँ पर कोई सिटी है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा? ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, समझना है? वापस से बता रहा हूँ, टेम्परेचर वगैरह ये जितनी भी चीज़ें ज़्यादा कम देख रहे हैं, ये रिलेटिव टर्म्स में है। किस टर्म्स में? रिलेटिव टर्म्स में है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पर ट्रॉपिक्स वगैरह के अंदर आ रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ पर इनफ गर्मी है। ऐसा नहीं है कि भी टेम्परेचर कम होकर फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाएगा, इतना नहीं होगा, -0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री और उससे नीचे नहीं आएगा, समझ में आया? ठीक है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। अगर 30 डिग्री था, 40 डिग्री था, 45 डिग्री था, तो अब जो है वापस कम होकर 35, 30, 25 ही हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, गुड। तो ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ ओशन करेंट्स, समझ में आया? ये पूरा यहाँ पर देख लिया, ठीक है, 90 समझ में आ गया आपको। अब ये जो ओशन करंट्स होते हैं, इनके बारे में ये चीज़ लिख लेना, ओशन करंट्स के बारे में लिखो, दीज आर, ठीक है, नोट्स में लिखो, दीज आर 100 to 200 किलोमीटर्स वाइड and thousands of kilometers long, 300 to 400, नहीं यहाँ पे लिखना किलोमीटर्स लॉन्ग विथ अ डेप्थ ऑफ 300 to 400 मीटर्स, ठीक है। ये ओशन करंट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओशन करंट्स अगर हो गए तो फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ जो है छोटी मोटी चीज़ें आती है, अब कुछ भी ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, जो टफ चीज़ें थी, टेक्निकल चीज़ें थी, खत्म हो गई। नेक्स्ट चीज़ आती है स्लोप। स्लोप के केस में क्या होता है? ये स्लोप का केस अपन ने अर्थ साइंस वगैरह के अंदर भी देखा था। स्लोप के केस में क्या होता है? अगर ये माउंटेन है, इसके अंदर अगर माउंटेन वाला जो रीजन है, यहाँ पर स्लोप्स वगैरह है, तो उधर क्या होगा? टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा, और जो प्लेन रीजन है, ठीक है, एकदम समतल भूमि है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। समझ में आया? ठीक है, बस इतना सही है। इसके अंदर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझें तो वो कहानी है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा अपने काम का नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। ओशन करंट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, कॉन्टिनेंटैलिटी, मैरीटाइम, बहुत बड़ी चीज़ें हो गई है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है। फिर भी अगर आपको समझना हो तो वहाँ पर टेलीग्राम उसमें लिख देना, मैं फिर भी आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट चीज़ आती है शेल्टर। शेल्टर वापस से छोटी सी चीज़ है। शेल्टर का मतलब होता है कि भाई जब ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, कई बार अपन देखते हैं ना, वो एक उसको छोड़ो, वैसे भी कई बार अपन देखते हैं ऐसे कैनियन होते हैं, है ना, इधर एक माउंटेन है, इधर एक माउंटेन है, ऐसा होता है ना, बीच में जो कुछ भी वैली है, तो ये वैली वाला रीजन हो गया। ज़रूरी नहीं है भाई हर वैली के अंदर पानी जा ही रहा हो, सूखी वैली है, उसके अंदर कई बार अपन को केव्स देखने को मिलती है ना। यहाँ पर ये जो है, ये क्या देखने को मिल रही है? केव देखने को मिल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो इस केव के अंदर रह रहा है ना, और एक जो यहाँ पर रह रहा है, और सूरज यहाँ पर है, टेम्परेचर किसको ज़्यादा लगेगा? इसे या इसे?
तो इसके लिए टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, इसके लिए टेम्परेचर क्या है, कम है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज शेल्टर इफेक्ट। समझ में आया, बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा किस्सा खत्म हो गया। अब फटाफट से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ में जो है उसके बाद कुछ भी डाउट वगैरह हो तो बताना। फिर ये जो यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद करेंगे, लेक्चर वहाँ पे जो है लाइव के अंदर थोड़ा 4-5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या पढ़ रहे थे अपन, टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक एलिमेंट है किसका, वेदर एंड क्लाइमेट का, क्योंकि वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स ही तो देख रहे हैं अपन, है ना। तो टेम्परेचर भी एक एलिमेंट है। इससे पहले हीट और इंसुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, हीट और इंसुलेशन तो हो गया। नेक्स्ट चीज टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब होता है मेजरेबल हीट, है ना। मेजरेबल हीट को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और इसी के साथ में इसी के साथ में अपन ने क्या चीज देखी, इसी के साथ में ये मेजरेबल हीट के साथ में अपन ने कंसेप्ट देखा कि इसी को अपन स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, है ना। स्पेसिफिक या फिर पोटेंट हीट भी कहते हैं। और स्पेसिफिक पोटेंट हीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हीट है ये स्टेट चेंज नहीं करती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री चेंज करती है। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको स्पेसिफिक या फिर पोटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, दूसरा अपन ने हिडन या फिर उसका लेटेंट हीट का कंसेप्ट देखा था। ठीक है, फिर ये चीज हो गई। इस चीज के बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने देखा फैक्टर्स, है ना। वो फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के अंदर अपन ने कौन कौन से देख लिए बताओ, ओशियन करंट्स देखे, है ना। ओशियन करंट्स के अलावा क्या देखा, ओशियन करंट्स के अलावा डिस्टेंस फ्रॉम सी देखा, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम सी के अंदर अपन ने कॉन्टिनेंटैलिटी देख लिया और मैरीटाइम देख लिया। इसी के साथ में अपन ने एक चीज और देखी जिसके अंदर अपन ने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का कंसेप्ट देख लिया, है ना। कॉन्टिनेंटैलिटी के अंदर क्या हो रहा है, जो लैंड है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी गर्म हो रहा है और जल्दी ठंडा भी हो रहा है ना। वहीं मैरीटाइम जो ओशियन बॉडीज हैं, जो लेक्स हैं, पानी है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है। तो जो भी पानी की बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, उनकी क्या प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज है कि वो जो है ठंडी भी लेट हो रही है, ठीक है, और गर्म भी लेट हो रही है। समझ में आया, गुड। फिर उसके बाद इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम सी वगैरह के अलावा अपन ने और क्या देखा भाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी के अलावा अपन ने यहाँ पे स्लोप देखा, है ना। स्लोप के अंदर अपन ने क्या देखा, स्लोप के अंदर अपन ने देखा कि जो प्लेन रीजन्स हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। शेल्टर इफेक्ट के अंदर अपन ने देखा, जैसे अगर कोई रीजन है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़ती है तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर जो है कम होगा। और वहीं जहां पर जो प्लेन रीजन या वापस कुछ भी ऐसा रीजन जहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ रही है तो वहां पर टेम्परेचर उसके मुकाबले कम होगा। रिलेटिविटी का यहाँ पे कंसेप्ट अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर देखा। रिलेटिविटी के अंदर मतलब ये है कि भाई एक जगह और दूसरी जगह या फिर एक टेम्परेचर और दूसरे टेम्परेचर के बीच में हो सकता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो, 1 या 2 डिग्री या 5 डिग्री का ही फर्क हो, लेकिन वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है और अपने लिए कम या ज्यादा हो जाता है। समझ में आप, ठीक है। ओशन करंट्स वगैरह, इसके अलावा एयर मास सर्कुलेशन भी देखा भाई। एयर मास सर्कुलेशन क्या चीज होती है बताओ। एयर मास सर्कुलेशन के अंदर एक लार्ज पैकेट ऑफ एयर है और ये लार्ज पैकेट ऑफ एयर क्या, जहां पर भी ट्रैवल करता है, ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, गर्म होगा, ठंडा होगा, है ना, ह्यूमिड होगा, नहीं होगा, तो जहां पर भी ट्रैवल करेगा उस रीजन को वैसा बना देगा। बाद में इसकी प्रॉपर्टी चेंज भी होगी, ऐसा नहीं वैसी ही रहेगी, बाद में इसकी प्रॉपर्टी चेंज भी होगी। जैसे मान लो कि भाई एक बार रीजन को ठंडा तो बना दिया, उस रीजन के अंदर वैसे बहुत ज्यादा सनलाइट मिल रही है, बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंटैलिटी वगैरह लग रही है, तो धीरे धीरे ये एयर मास भी क्या होगा, ये एयर मास भी अपने आप गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी है तो हवा ही है ना। समझ में, बस बहुत बड़ा एक पैकेट है, सिंगल पैकेट है, बट है तो हवा ही। समझ में आया, तो ये एयर मास का कंसेप्ट हो गया। एयर मास के अलावा और क्या चीज देखी भाई अपन ने, तो एयर मास के लैंड सी हो गया। मॉडरेटिंग इफेक्ट के बारे में देखा, मॉडरेटिंग इफेक्ट और एक्सट्रीम इफेक्ट्स, है ना। मॉडरेटिंग इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, पानी के ऊपर। एक्सट्रीम जो है एक्सट्रीम इफेक्ट्स अपन कहाँ पर देखने को मिलते हैं, लैंड के ऊपर, है ना, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या देखा बताओ, बस लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड देखा। अब ऑल्टीट्यूड तो आपको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट और वो पूरा का पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। लैटिट्यूड के अंदर यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपन ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है और ट्रॉपिक से पोल की तरफ जा रहे हैं तो भी टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसी को अगर दूसरी भाषा में देखें तो अगर इक्वेटर से, ठीक है, ऐसा नहीं बनाते, चलो, अगर इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ जाएंगे या मिडिल लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझ में आया, और फिर जो है वापस से टेम्परेचर कम होगा पोल की तरफ। तो इस तरीके से ये चीज हो रही है। ये ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर क्लाउड्स हैं। क्या है, क्लाउड्स हैं।
जिस वजह से वैसे तो इंसुलेशन तो बहुत पड़ रही है, लेकिन वो इंसुलेशन वापस रेडिएट कर जाती है, और रेडिएट करने की वजह से यहाँ पर हीट जो है वो हीट एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर या फिर रिलेटिव टर्म्स के अंदर, एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे सॉरी, रिलेटिव टर्म्स के अंदर इनके मुकाबले, मिडिल लैटिट्यूड के मुकाबले यहाँ पर हीट जो है थोड़ी सी कम होती है। उसी के मुकाबले यहाँ पर हीट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि क्या है, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट है, समझ में आया। तो यहाँ पर चूंकि कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट है इसीलिए यहाँ पर हीट भी ज़्यादा है, और पोल के अंदर तो हीट कम है। क्यों कम है भाई, ना तो ढंग की इंसुलेशन है ना कुछ है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी, और प्लस एक चीज़ ये भी याद रखना कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दोनों के अंदर लैंड मास ठीक ठाक है, ऐसा नहीं लैंड मास की कमी है, लैंड मास ठीक ठाक है। नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर बॉडी या आर्कटिक ओशन है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास अगर आप देखो जो सब पोलर रीजन है वहाँ पर लैंड मास ठीक ठाक है, ठीक है, कमी बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखोगे तो वहाँ तो लैंड मास है ही नहीं, है ना, लिटरली लैंड मास बहुत ज़्यादा दिखता ही नहीं है, तो वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। लेकिन नीचे जैसा अंटार्कटिका है वहाँ पर भी लैंड मास है, और लैंड मास होगा, लैंड होगा, तब क्या कंसेप्ट होगा, कॉन्टिनेंटैलिटी का कंसेप्ट होगा। कॉन्टिनेंटैलिटी में मैंने आपको बताया सिर्फ गर्मी ही ज़्यादा नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अगर ठंड होगी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, समझ में आया। तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, गुड। ये ऑल्टीट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया। उसके अलावा इन दोनों को क्यों पढ़ना है, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के लिए पढ़ना है। प्रेशर से क्या, विंड और ड्राफ्ट का लेना देना है, और यहाँ पर रेन वगैरह ये सब हो गया। अब मुझे बताओ एक चीज अपनी रह गई थी ना पीछे, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये नेट हीट बजट रह गया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस जगह पे, यहाँ पे ट्रॉपिक्स वगैरह ये वाला जो भी रीजन है, अगर इस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, है ना, हीट ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। और जो बाकी जो दूसरा आगे का जो एरिया है, ठीक है, पोलर वगैरह जो एरिया जैसे ये है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसलिए हीट की यहाँ पे कमी होगी। तो क्या होगा, लो प्रेशर जो है वो ऊपर उठ के इस तरफ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर भी हीट जो है बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसे ही अपन नेट हीट बजट कहते हैं। एक दो बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है छोटा सा, यहीं पे बता देता हूँ, या चलो फिर वो नेक्स्ट उसके अंदर आएगा जब देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये टेम्परेचर वगैरह वाला पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया हो। इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर, जो कोई भी वीडियो देखेगा कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। जो कोई भी टेलीग्राम पे देख रहा है तो वहाँ टेलीग्राम पे लिखो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करते रहें। डेली हम ऐसा कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या रेगुलरली कंटेंट डालते हैं। वो कंटेंट का पूरा मैंने सिस्टम आपको बता दिया, मंडे टू वेडनेसडे एंड थर्सडे टू सैटरडे। उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स का भी एक मैं अभी वो डाल रहा हूँ। जैसे आज भी एक क्लास ली थी, वीडियो उसका वो एब्रप्टली बंद हो गई थी, इसलिए वीडियो उसका हो नहीं पाया पूरा। लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर विजन IAS जो है, ठीक है, तो उनकी मंथली और उनका डेली कुछ करंट अफेयर्स आता है, तो उसको डील कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यही है, वीडियो सब्सक्राइब वगैरह करना है ना, बेल आइकन वगैरह प्रेस करना, और बाकी कुछ एक काफ़ी सारे लेक्चर्स वगैरह हैं तो उनको आप देख सकते हो। चलो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ब्रेक 5 मिनट का, 6:32 हो रही है, लिख देते हैं यहाँ पे, क्लास विल रिज्यूम। अच्छा पहले इसको ख़त्म करते हैं।